फिलीपींस के आइलैंड बोहोल में मेरा था आखिरी दिन, तो कुछ घंटे स्पेंड करने के लिए मैंने एक आइलैंड का ट्रिप बुक किया। बैम्बू बोट्स में बिठाकर ये पहले हमें डॉल्फिन्स दिखाने लेकर निकल गए, जो कि बहुत मुश्किल से ही नजर आई। सीन बहुत मजे का है। बेसिकली होता ही है कि सारी कश्तियाँ एकदम रुक जाती हैं, एकदम किसी एक कश्ती को डॉल्फिन्स का पूरा ग्रुप नज़र आता है, वो कश्ती एकदम उस तरफ जाती है और फिर पूरी के पूरी जितने भी आपके साइड है वो सारी कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये सब दौड़ लगाती हैं एकदम उस जगह पे पहुँच रही है। और जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं वो डॉल्फिन्स एकदम छुप जाती हैं। पकड़ लिया हमने, ये चेक और डॉल्फिन्स देखने के बाद समुंदर के बीचों बीच एक खूबसूरत आइलैंड पे पहुंच गए। यहाँ पे अब हमें एक पतली सी बोट में बिठाकर स्नॉर्कलिंग के लिए ले गए। स्विमिंग तो मुझे आती नहीं, लेकिन फिर भी बोट के बैम्बू को पकड़ के नीचे के नज़ारे मैंने एंजॉय कर ही लिए। और फिर आइलैंड से वापस आया तो किसी ने यहाँ की एक केव के बारे में बताया। बाइक पास थी, इसलिए 10 मिनट की ड्राइव करके मैं आ गया हिनागदनान केव के पास। केव की एंट्रेंस तो बड़ी मिस्टीरियस थी, लेकिन सीढ़ियाँ उतर के जब मैं नीचे पहुंचा तो यहाँ भी एक नेचुरल पूल ही बना हुआ था, जहाँ एक मेरे जैसा नॉन स्विमर बस एक साइड पे ही खड़ा रहता है। खैर जल्दी जल्दी वापस आया, पैकिंग की और बोहोल के एयरपोर्ट पहुंच गया अपनी यादगार फ्लाइट लेने के लिए। यादगार इसलिए कि आज ये मेरी 100th फ्लाइट है, यानी आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले मैंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की और 32 कंट्रीज करने के बाद इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स लेते हुए आज बोहोल से मनीला की फ्लाइट लेते हुए मेरी सेंचुरी होने जा रही है। मनीला पहुंचकर भी मेरे पास हाफ डे था, तो कुछ जगह जो मेरी पहले मिस हो गई थी सोचा वो देख ली जाए, जिसके लिए मैं आ गया यहाँ के सबसे मॉडर्न एरिया बीजीसी और मक्काती एरिया में। यहाँ पे मनीला की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत बड़े बड़े मॉल्स देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे खूबसूरत वीनस मॉल था। बारिश की वजह से ज्यादा एक्सप्लोर तो नहीं कर सका, लेकिन इस मौसम में पिज्जा और कॉफी पीने का मजा आ गया। और फाइनली अपने बैग्स पैक किए और पहुंच गया मैं मनीला एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट नंबर 101 पिक करने के लिए। इस वक्त मेरा फिलीपीन का टूर हो गया है ख़त्म। इट वाज़ वेरी रिलेटिवली स्मॉल, जैसे मेरे पिछले ट्रिप्स हुआ करते थे थोड़े से लंबे हुआ करते थे, ये ट्रिप मेरा रिलेटिवली स्मॉल था। तो जाते हुए आपको पता है लास्ट एपिसोड में आपके लिए एक डिटेल गाइड बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं डिफरेंट आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो मैं मनीला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच गया हूँ। जल्दी जल्दी से हम चेक इन करते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं और इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद बैठते हैं हम अपने बिज़नेस लाउंज में। फिर आपके साथ डिटेल में अपनी गाइड शेयर करता हूँ। ओके जी, तो जाने से पहले हम अपनी जो करेंसी बच गई है फिलिपिन पैसो की, वो हम कन्वर्ट करवा लेते हैं मलेशियन रिंगिट के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि मेरी फ़्लाइट जो है फ़िलीपीन से पहले है मलेशिया की, और मुझे एक नाइट मलेशिया के अंदर भी स्टे करना है एज अ ट्रांजिट। 2065 फ़िलिपीनी पैसोस बच गए थे और मुझे 147 रिंगिट मैंने ले लिए हैं, जो हमें थोड़े से काम आ जाएंगे मलेशिया के अंदर। ऑलराइट जी, सो खाना शाना हमने खा लिया है और कॉफ़ी शॉप भी पी लिया, तो आपके साथ अब मैं शेयर कर देता हूँ हमारी सारी ट्रैवल गाइड फॉर माई फिलीपीन से रिलेटेड। तो इस पूरी एपिसोड में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ उसकी मैंने ओवरऑल थोड़ी सी लिस्ट बना ली है अपने लैपटॉप के अंदर, और जो इस वक्त आपको पूरी लिस्ट नज़र आ रही है ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो जो मैं आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला पोर्शन है वो चीज़ें जो आपको फिलीपीन जाने से पहले देखनी है, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको गाइड करेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल एंड ऑफ द ट्रिप स्पेशली जिसमें वगैरह जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे ओवरऑल इस ट्रिप के अंदर एक्सपेंसेस क्या हुए। तो फिलहाल मैं अभी मनीला के एयरपोर्ट के बिजनेस लाउंज के अंदर ही बैठा हूँ और आधा अभी यहाँ पे शेयर कर दूँगा
आधा जब हम यहाँ से मलेशिया चले जाएंगे वहाँ पे जाके शेयर करूँगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जाने से पहले जब आपने फ़िलिपीन जाना है तो सबसे पहले आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। तो मैं डिटेल जो है वो पाकिस्तानियों के लिए ही शेयर करूँगा, बिकॉज जितने भी मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ इंडियंस हैं उन लोगों के लिए वीज़ा वहाँ पे अप्लाई करना ईजी है। तो सिंपली काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को ऑन अराइवल वीज़ा भी मिल जाता है और ई वीज़ा भी मिल जाता है। अपने मुल्क में जिस भी मुल्क में रहते हैं आप उनकी वेबसाइट्स देखें फ़िलिपीन एम्बेसी की, आपको वहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगी। पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो आपको फ़िलिपीन का वीज़ा अप्लाई करना है तो थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और थोड़ा सा हार्ड है प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू द अदर जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज़ हैं, स्पेशली मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम वगैरह, ये जितने भी ओवरऑल कंट्रीज़ हैं, कंबोडिया इवन, ये सारे कंट्रीज़ के जो वीज़ाज़ हैं वो अब ई वीज़ाज़ हो चुके हैं। आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलिपीन इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे अभी आपको ऑनलाइन वीज़ा नहीं मिलता, आपको फ़िज़िकल वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ता है इस्लामाबाद के अंदर एम्बेसी में जा। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आप डिटेल में सारी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने ये पूरा एक लिंक क्रिएट कर दिया है जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है www.beingatraveler.com/PHP, फ़िलिपीन का कोड होता है PHP 2025, ठीक है जी। मेरा ट्रैवल है PHP 2025 और आप इसके ऊपर जाएंगे और आपको सारा जो फ़िलिपीन से रिलेटेड जो इसका डॉक्यूमेंट है, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो मैंने इधर लिख भी दी हैं पूरी अपनी डिटेल्स। और इसके अलावा जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही हैं ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने सारी इसके साथ लगाई थी। इसमें अगर आप सारी पूरी लिस्ट देखोगे तो सारी चीज़ें आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन तो है, लेकिन इसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ योर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट एंड नंबर 2 इज़ योर 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, जो कि अच्छी होनी चाहिए। ऑलमोस्ट आपकी 5 to 6 लाख से अबव होगी तो आपके लिए बेहतर है। ये दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपको इसको अटेस्ट करवाना पड़ता है। लाहौर में गुलबर्ग के अंदर इनका ऑफिस है। आपको सुबह जाना पड़ता है, 6-7 बजे आपको लाइन में लगना पड़ता है और आपको फिर ये एक लेंथी प्रोसेस है, जाके जमा करवाते हो। 3 से 4 दिन लगते हैं आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और आपकी बैंक स्टेटमेंट को अटेस्ट होने के अंदर। तो ये आपने टाइमली करना है। उससे पहले पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी जो लेना है उसमें भी 2-3 दिन लग जाते हैं। तो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी जब पूरी हो जाती है, जो आपको मैंने ऑलरेडी लिस्ट के ऊपर दिखाई है, प्लस आपने जो इसका वीज़ा फॉर्म है वो सारा का सारा आपने फिल करना है। इसका जो वीज़ा फॉर्म वगैरह है उसको भी मैंने अपनी वेबसाइट पे इस लिंक के ऊपर लगा दिया है, वो भी आप देख सकते हो। और अपना ट्रैवल प्लान भी आपने इसके अंदर अटैच करना होता है। इस डॉक्यूमेंटेशन के अलावा आपने अपना पूरा ट्रैवल प्लान भी इसके अंदर लिखना होता है कि डे वाइज आप कहाँ जाओगे, जितने भी दिन का आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। तो वो आप सिंपल A4 पेपर के ऊपर ही वर्ड के अंदर टाइप कर लो, गूगल से देख लो, सिंपल ChatGPT से पूछ लो कि यार मुझे 7 डेज़ 8 डेज़ की आइटनरी क्रिएट कर दो। वो आपको पूरा 7 से 8 डेज़ का आपका प्लान दे देगा। वो एज़ इट इज़ ही आप उसको शॉर्ट करके एक पेज के ऊपर कॉपी कर लो और वो साथ अपने प्रिंट ले जाना। प्लस ये अपने सारे जितने भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है ये आपने इस्लामाबाद ले जाना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपॉइंटमेंट लेने की और सीधा आपने इस्लामाबाद में वीज़ा शटल सर्विस के अंदर जाना है। शटल में बैठ के फ़िलिपीन एम्बेसी में आपको वो ड्रॉप कर देगी। 15,000 की फ़ीस आपने वहाँ पे पे करनी है और आपको 2 वीक्स का वो टाइम देते हैं वीज़ा लगने का। अच्छा एक और चीज़ ये है कि लाहौर में भी DHA के अंदर इनका वीज़ा सबमिशन सेंटर है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने इस्लामाबाद इसलिए चूज़ किया था कि मुझे थोड़ा सा जल्दी चाहिए था। लाहौर में अगर अप्लाई करते हो तो आपका 1 हफ़्ता मज़ीद ऐड हो जाता है प्रोसेसिंग के अंदर। तो अगर इस्लामाबाद अप्लाई करने के 10 से 12 दिन लगते हैं तो लाहौर के वीज़ा आने के अंदर आपको 20 से 22 दिन लगते हैं। अगर आपके पास मार्जिन है तो आप लाहौर के अंदर ही जमा करवा दो, अदरवाइज़ आप इस्लामाबाद जाके भी जमा करवा सकते हो। तो सिंपली आपने 15,000 मैंने इसकी फ़ीस पे की थी और उसके बाद तकरीबन मेरा 12 से 15 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ गया था। अच्छा वीज़े का सीन यही है कि जो डेट वो स्लिप के ऊपर लिख कर देते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता आपको, आपने सिर्फ उस डेट के ऊपर बस दोबारा से इस्लामाबाद जाना है, एम्बेसी जाना है और आप वहाँ पर जाके अपना वीज़ा ले आते हो। तो लेकिन ये एक उनका हेल्पलाइन का नंबर भी है, आप इधर कॉल भी करके पूछ सकते हो कि जी मेरा वीज़ा आ गया या नहीं आया। दिस इज़ द नंबर ऑफ़ फ़िलिपीन एम्बेसी, जो इनकी रिसेप्शन का नंबर है, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो कोई भी आपको हेल्प वगैरह चाहिए हो। तो इस तरह मैंने इसका वीज़ा ले लिया, स्टिकर वीज़ा था और 30 डेज़ का ये आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। ओके जी, तो वीज़ा के बाद हमारी सेकंड चीज़ आ जाती है फ़्लाइट। तो मैंने जब अपनी फ़्लाइट बुक करवाने के लिए सर्चिंग शुरू की तो देखा कि यार एक तो फ़्लाइट बहुत महंगी है और डायरेक्ट फ़्लाइट कोई नहीं जाती फ़िलिपींस। तो आपको या तो थाई एयरवेज़ के थ्रू वाया बैंकॉक आपको जाना पड़ता है या आपको वाया मलेशिया जाना पड़ता है। तो मैंने जब देखा कि अगर मैं इसको वाया मलेशिया जाता हूँ तो मेरा टिकट जो है वो रिलेटिवली सस्ता बन रहा था। वो 3 ऑप्शन मेरे पास आ रही थी, एक चाइना साउदर्न एयरलाइन की आ रही थी, एक मेरे पास थाई एयरवेज़ की आ रही थी और तीसरी मेरे पास बतीक एयर की आ रही थी जो वाया आपको कोलंबो लेकर जाती है। तो ऑलमोस्ट टिकट
3 से 3.5 लाख का बन रहा है। मैंने ये देखा कि अगर मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से मैं मलेशिया चला जाता हूँ और मलेशिया से मैं दूसरी फ़्लाइट लेकर मनीला चला जाता हूँ, तो वो टिकट मेरा कोई ऑलमोस्ट 2,70,000 का बन रहा था, ऑलमोस्ट 50,000 मेरा सस्ता पड़ रहा था। और लेकिन इसके अंदर मुझे करना ये पड़ रहा था कि मुझे मलेशिया का ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ रहा था, और वापसी पे भी और जाते वक्त। आज मेरी फ़्लाइट है और कल मेरा वीज़ा आया है, सिर्फ यानी 24 घंटे पहले। तो अगर मेरा खुदा खास्ता वीज़ा ना आया होता तो मैं आज शायद फ्लाई ना कर रहा होता यहाँ से, और मुझे आई डोंट नो, पता नहीं क्या होना था मेरे साथ। तो ये मैं अपनी पर्सनल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हाँ, थोड़ा सा मैंने सस्ता रूट लिया, एक अपना मुल्क भी ऐड हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क में भी चला गया था। हो सकता था कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो, बल्कि सच हुआ भी ये कि मुझे पहले ईमेल आई और वीज़ा हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो अगले ही 5 मिनट बाद एकदम मुझे ईमेल आ गई कि ओके योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड। पता नहीं है क्या सीन हुआ, मुझे लगता है पहले उन्होंने सख्ती बहुत ज़्यादा है मलेशिया की पाकिस्तानियों को लेकर, इमिग्रेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्ती है। जितने दिन आपने मलेशिया में रहना है, जितने दिन आपने फ़िलिपीन में रहना है, उसकी बुकिंग लेकर आनी है। एक दिन भी कम हो तो आपको इमिग्रेशन में नहीं आने देते, आपको एक सेपरेट कमरे के अंदर भेज देते हैं। इसलिए जितने दिन के लिए आ रहे हो 100% अपनी बुकिंग, चाहे पेमेंट ना भी हो, लेकिन बुकिंग ज़रूर लेकर आओ, फ़िलिपीन के लिए भी और मलेशिया के लिए भी। एनीवेज़, तो अल्टीमेटली मैंने फिर ये रूट लिया कि मैंने 2 टिकट्स अपने बुक करवाए, लाहौर टू कोलंबुर टू लाहौर, ये एक अलहदा मैंने बतीक एयर का टिकट बुक करवाया, और कोलंबुर मनीला कोलंबुर ये मैंने एक अलहदा टिकट बुक करवाया। और अब इस वक्त जो मेरी फ़्लाइट है, दिस इज़ माई फ़्लाइट नंबर 101, मेरी ज़िंदगी की 101वीं फ़्लाइट है। और अब मैं मनीला से जाऊंगा कोलंबुर, और फिर एक दिन क़याम करूंगा दोबारा से कोलंबुर के अंदर, और फिर मैं कोलंबुर से बतीक एयर लेकर आऊँगा। तो ये हो गया फ़्लाइट से रिलेटेड। फ़्लाइट से रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे मैं सर्च करता हूँ। वियतनाम सीरीज़ की अगर आप मेरी एपिसोड नंबर आई थिंक 3 या 4 देखोगे, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ कि कैसे आपको फ़्लाइट बुक करनी चाहिए और कैसे आपको होटल बुकिंग करनी चाहिए। तो वीज़ा और फ़्लाइट के बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने बुक करवानी होती है आने से पहले, वो है आपकी अकोमोडेशन। और उसके लिए मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ऑब्वियसली मैं एक बैक पैकिंग ट्रिप के ऊपर होता हूँ, बजट ट्रैवलिंग करता हूँ। तो इस ट्रिप के अंदर मैंने हॉस्टल्स ही यूज़ किए ज़्यादातर, और जो मेरी प्राइस रही हॉस्टल्स की यहाँ पर, वो वेरी करती है आपकी ऑलमोस्ट 400 पैसों से 600 पैसोस। 5 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको PKR के अंदर आ जाता है, या किसी भी आप इसको करेंसीज के अंदर कर सकते हैं। तो 400 पैसोस मीन्स पाकिस्तानी 2000 रुपीज़। तो पाकिस्तानी 2000 से 3000 के दरमियान आपको पर नाइट मिलता है हॉस्टल। ये तो थे हॉस्टल। और अगर आप होटल्स देखेंगे पर नाइट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एज अ फैमिली अगर आपने आना है या कपल आपने आना है, तो आपको आप ज़हन में रखें कि आपकी ऑलमोस्ट 1500 पैसों से 2500 पैसोस का हो सकता है आपका हो, यानी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 5000 से 6000 7000 के करीब आपको बजट होटल मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा फिर हाई कैटेगरी के अंदर आप जाते जाएंगे तो आपका 10,000 15,000 20,000 पर नाइट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटीज़। तो ये तीनों चीज़ें थी आपकी फ़िलिपीन जाने से पहले की, वीज़ा, फ़्लाइट और आपका अकोमोडेशन। तो यहाँ पे अभी ज़रा वीडियो को रोकते हैं क्योंकि मेरी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई है, लैपटॉप मैं करता हूँ बंद, और बाकी जो फ़िलिपीन पहुँचने की चीज़ें हैं वो मैं फ़्लाइट लेने के बाद एक दफ़ा कोलंबुर लैंड कर दूँ और फिर वहाँ पहुँच कर आपको बताता हूँ। वीडियो बनाते बनाते लेट हो गया हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, मलेशिया के अंदर मैं पहुंच गया हूं, और लेकिन बातचीत हमारी चल रही है फ़िलिपीन के बारे में। तो फ़िलिपीन आने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा है? बेस्ट सीज़न अगर आप देखें तो दिसंबर से लेके मार्च तक, ये सबसे बेस्ट सीज़न है। और अगर आप इन दिनों के अंदर आते हैं तो आपको सबसे बेस्ट वेदर मिलता है, बहुत कम गर्मी मिलती है और प्लेजेंट वेदर मिलता है, ठंडक ठंडक भी मिलती है। उसके बाद बारिशें और हॉट, और फिर बहुत ज़्यादा जो है वो हॉटर रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है।
अभी फ़िलहाल मैं मलेशिया की बुकित बिंतांग स्ट्रीट के अंदर चल रहा हूँ। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मैं आपको साथ साथ यहाँ पे अपने फ़िलिपीन की गाइड भी देता जाता हूँ। इसके अलावा फ़िलिपीन आने से पहले या फ़िलिपीन आने के बाद आपको जो ऐप सबसे ज़्यादा काम आने वाली है वो है एक ग्रैब की ऐप और दूसरी है मूविट की ऐप। ये दोनों ऐप्स हैं आपकी सिर्फ टैक्सीज या बाइक्स वगैरह को रेंट आउट करने के लिए। उसके अलावा बाकी जितनी भी आपकी गूगल मैप्स है या कोई और ऐप्स हैं वो आपकी नॉर्मल वैसे ही चलती हैं जैसे आपकी बाकी मुल्कों के अंदर चलती हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ के लोग कैसे हैं और उनका टूरिस्ट के साथ बिहेवियर कैसा है। तो भाई इसमें मैं फ़िलिपीन के लोगों को पूरे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बिहेवियर विद द टूरिस्ट इज़ वेरी वेरी गुड, स्पेशली अगर मैं कहूँ कि जो इंग्लिश ये लोग बोलते हैं और जिस तरह कहते हैं सर, हेलो सर, थैंक यू सर इनका सर कहने का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये आप स्पेशली नोट करेंगे। मैं हो सकता है कि मेरे काफ़ी जाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दुबई में अबू धाबी वगैरह में रहते होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते होंगे फ़िलीपींस के साथ भी। और यहाँ पे भी मैं जब जितने भी फ़िलीपींस के साथ मिलता था और अपने आप को बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो कोई ना कोई दुबई या मिडल ईस्ट से पे काम करके आया होता था, तो वो कहता था कि यार मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स रहे हैं पाकिस्तानी इंडियंस वहाँ पे भी। तो ओवरऑल मुझे हॉस्पिटैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनका बिहेवियर भी विद द टूरिस्ट, विद एवरीवन वाज वेरी वेरी गुड। Which one is this? This one? Dragon fruit, mango, avocado. एवोकाडो। One? तो फ़िलीपीन में कौन सी जगह हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मनीला के अंदर आप लैंड करोगे जो उनका कैपिटल है। दो या 3 दिन आप मैक्सिमम 2 दिन आई थिंक मनीला के लिए काफ़ी होंगे। उसके बाद इनके 7000 आइलैंड है, तो आपके पास बड़ी मुश्किल चॉइस है कि आप कितने दिन के लिए आए हो, कहाँ कहाँ आपको फिरना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मनीला के बाद पलावान इनका आइलैंड बहुत फेमस है जहाँ पे डिफरेंट इनकी जगह हैं। एल नीडो आइलैंड भी है, कोरोडो करके भी कुछ नाम है, और इसी तरह इनका एक सीबू आइलैंड था जो मैंने एक्सप्लोर किया। इसी तरह बोराकोय आइलैंड है इनका, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं वो नहीं कर सका बिकॉज़ हर जगह के लिए आपको 4 से 5 दिन दरकार है। तो मेरे पास जितने भी दिन थे मैंने इसी तरह डिवाइड किया, सबको देखा और उसके मुताबिक जो मुझे बेहतर लगा वो मुझे सीबू और बोहोल वाले आइलैंड जो हैं वो ज़्यादा बेहतर लगे जो मैंने एक्सप्लोर किए। तो ये मैप के ऊपर आप 3-4 जगह जो मैं सारी आपको बता रहा हूँ आप ये देख सकते हो, इनको गूगल के ऊपर सर्च करो और जो बेहतर लगे वो आप उसको चूज़ कर लो। मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं पलावान वाले आइलैंड और बोराकोय को भी करता, लेकिन उसके लिए मज़ीद मुझे 1 हफ़्ता और दरकार होता। तो नेक्स्ट चीज़ आपको बताते हैं फ़िलीपीन के फ़ूड के बारे में, क्या क्या इनका फेमस है, क्या क्या इनकी नेशनल डिशेज़ हैं और क्या क्या मैंने खाया। तो अभी तो फ़िलहाल मैं मलेशिया की इस फूड स्ट्रीट के अंदर गुजर रहा हूँ जो कि मैं आपको पहले 1-2 एपिसोड्स पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी इस बुकित बिंतांग स्ट्रीट के बारे में। फ़िलहाल हम बात करें फ़िलीपीन के फ़ूड के बारे में, तो इनकी 3-4 डिशें हैं। एक है अडोबो, एक है करे करे, एक है लिचोन, एक सिंगयांग समथिंग, इस तरह की कुछ डिशेज़ हैं। ज़्यादातर ये सारी डिशेज़ जो हैं वो पोर्क से रिलेटेड होती हैं, लेकिन जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अडोबो खा सका था चिकन के अंदर, मुझे वो भी मुस्लिम स्ट्रीट के अंदर जाके मिली थी। इसके अलावा मैं क्या करता था, हलाल फूड के बारे में थोड़ी सी ऑब्वियसली आपको अबंडेंट नहीं मिलेगा मनीला के अलावा। बाकी सब जगहों के ऊपर मैं फिर ऐसे ही करता था कि राइस, एग या फिर और कहीं कुछ नहीं मिलता था, मैं फिर पिज़्ज़ा मुझे कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई आउटलेट में अपने गूगल मैप से ढूंढ लेता था और फिर वहाँ से मैं जो चीज़ पिज़्ज़ा होता था या वेजिटेबल पिज़्ज़ा होता था मशरूम्स और चीज़ के साथ मैं वो खा लिया करता था। या इसके अलावा मुझे एग एंड चीज़ कोई बर्गर्स मिल जाते थे, मैं वो बनवा लिया करता था। तो ऑब्वियसली वो फिर आपको मैनेज करना पड़ता है, इतना अबंडेंट इतना खुला आपको हलाल फूड उस तरह नहीं मिल सकता। लेकिन यह है कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो इन चीज़ों को भी फिर आपने साथ साथ कैरी करना होता है। अगर आप खाने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बना लेंगे तो फिर आप दुनिया घूम भी नहीं सकते। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है अपने साथ ज़हन बनाकर आया करें ऑलरेडी। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ये भी करता था कि जिस हॉस्टल में मेरे किचन होता था मैं कुछ वेजिटेबल्स ले आता था, कुछ एग ले आता था और अपने भी एग फ्राइड राइस टाइप की चीज़ खुद बना लिया करता था। और हाँ यार, एक चीज़ तो मैं डिस्कस करना भूल ही गया, सेफ़्टी और सिक्योरिटी। हालांकि सबसे नंबर 1 पे मुझे बोलना चाहिए था सेफ़्टी के बारे में। तो भाई सेफ़्टी जो है ओवरऑल जो मैंने देखा है, जो मैंने जज किया है फ़िलीपीन में, मुझे बहुत ज़्यादा सेफ़ लगा है ओवरऑल। जिन जगहों पर मैं गया हूँ, रातों को भी गया हूँ, और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि 24 आवर्स मैंने देखे, इनका हर शहर ओपन होता है और आपको वो वाली फीलिंग ही नहीं आती। सच पूछें, आने से पहले मेरे जहन में शायद मैंने कोई 2-3 इंडियन फिल्मों के अंदर इस तरह देखा हुआ था कि मनीला के अंदर कोई नेगेटिव फिल्में या नेगेटिव जासूस वगैरह इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे एक था कि यार मनीला के अंदर ना कोई माफिया सिस्टम या कुछ इस तरह का सीन होता है।
लेकिन जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा मनीला के अंदर भी, सीबू के अंदर भी और डिफरेंट बाकी जगहों के ऊपर भी, बहुत अच्छा, बहुत सेफ़। और इनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स वगैरह ऐसे हैं जो आपके 24/7 ओपन होते हैं। और इनकी जितनी भी ग्रैब, टैक्सीज वगैरह ये भी आपकी 24 आवर ईज़िली अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। चाहे आपकी जो फ़्लाइट है रात के 1 बजे पहुँचे या रात के 3 बजे पहुँचे, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वहाँ शाम के 7 बजे ही शायद आ रहा हूँ, जैसा बाइक वाला टैक्सी वाला लेकर मुझे मेरे हॉस्टल आया था। यार बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है। बाकी बातें, हॉस्टल में चलता हूँ। मेरे चंद घंटों का ही बस इधर यहाँ पे स्टे है और उसके बाद मेरी दोबारा से फ़्लाइट है। तो बस मैं अंदर चलता हूँ अपने हॉस्टल, कुछ खाता पीता हूँ, उसके बाद बाकी बातें कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पे जाके करते हैं। ऑलराइट जी, सो फाइनली पहुंच गया हूँ मैं मलेशिया के दोबारा से एयरपोर्ट के ऊपर और बाकी 3-4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस वक्त मैं बैठा हूँ प्लाजा प्रीमियम लाउंज, जो कि है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त लाउंज लगा है मुझे, बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत अच्छा फूड इन लोगों का यहाँ पे अवेलेबल है। एनीवेज चलते हैं जी फ़िलीपीन की नेक्स्ट गाइड के ऊपर, विच इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग योर ट्रिप। फ़िलीपीन के अंदर आपने घूमना फिरना हो तो क्या ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हो और मैंने क्या क्या यूज़ की। तो नंबर 1, अगर आप आते हो तो इनकी 2-3 एयरलाइंस हैं जो इनकी विद इन द कंट्री चलती हैं। सीबू पैसिफिक है, फ़िलीपीन एयरलाइन है और इसके अलावा एयर एशिया है। ये 3 मेन एयरलाइंस हैं जो इनकी सबसे ज़्यादा इनकी चलती हैं। और आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने का जो टिकट है, ऑलमोस्ट आपको $70 से कोई $150 तक आपको ये टिकट पड़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम कब आप खरीद रहे हो और कितना दूर है उसका डिस्टेंस। तो मुझे जो इनके इंटरनल टिकट पड़े वो ऑलमोस्ट इतने के पैसों के ही पड़े, 20 से 25 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट डॉलर्स के अंदर इतने बनते हैं। अब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मेरे से पूछो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकी ओवरऑल मैंने देखा है कि टैक्सीज़ भी हैं शहरों के अंदर और इवन मेट्रो बसेस भी हैं, मेट्रो ट्रेन्स भी हैं, कुछ मनीला के अंदर आपको मिलती हैं। लेकिन मसला ये है कि हर जगह इतनी दूर है और ट्रैफिक भी इनकी बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो ब्लॉक उस तरह नहीं होती ट्रैफिक, लेकिन फिर भी सिग्नल्स इतने ज़्यादा हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड लगा एज अ बैकपैकर, वो इनकी जो मूव इट या ग्रैब के नाम से जो इनकी टैक्सी है, बाइक टैक्सी, मुझे वही बेहतर लगी जो पाकिस्तान के अंदर आपको बाइकिया के नाम से या इन ड्राइव के नाम से मिलती है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि जब हम आइलैंड्स के ऊपर चले जाते हैं मेन शहरों से दूर जाकर, तो वहाँ पे फिर आपको स्कूटी लेनी पड़ती है, आपको मोटर बाइक लेनी पड़ती है। अदरवाइज़ वहाँ पे फिर ऐसा कोई सीन नहीं है कि टैक्सियाँ वगैरह हों या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस तरह का सिस्टम हो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। हाँ, आपको शायद मूव इट या अंकास के नाम से भी एक बाइक कंपनी है, वो भी आपको मिल जाती है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जाओ इन आइलैंड्स के ऊपर तो आप हमेशा मोटर बाइक रेंट पे ले लो और वो आपको ऑलमोस्ट 300 से 400 पैसों के अंदर आपको मिल जाती है। और जाने से पहले आपने अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा कर जाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी मोटर बाइक का लाइसेंस बना हुआ है और कार का लाइसेंस बना हुआ है तो आपने सिर्फ उसको कन्वर्ट करवाना होता है। आपने 1800 रुपीज़ आपको 1 साल की फ़ीस पे करनी होती है किसी भी लाइसेंस ऑफिस में जाकर, और आपका 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट होकर आ जाता है आपके घर। तो ये आपको साथ लेकर आना ज़रूरी है। सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर आ जाता है कि कौन से लोगों को फ़िलीपीन जाना चाहिए, यानी कि फैमिलीज़ को जाना चाहिए या नहीं, कपल्स को जाना चाहिए या नहीं, या बैकपैकर्स को। तो नंबर 1 आ जाते हैं बैकपैकर्स के ऊपर। जितना मैं फ़िलीपीन घूमा हूँ, मेरी राय के अंदर फ़िलीपीन एक फैमिली वेकेशन वाला कंट्री मुझे नहीं लगा। मेरी राय के अंदर आप जिस तरह होता है कि आप बच्चों के साथ जाते हो और पूरा एक प्लान करते हो ट्रिप और अपनी वेकेशंस के लिए वहाँ पे जाते हो। फॉर एग्जांपल आप मेरे से मलेशिया, थाईलैंड या वियतनाम के बारे में पूछोगे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये फैमिली के साथ जाने के लिए यहाँ जगह है और यहाँ पर आपको फैमिली की डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको करने का मौका मिल सकता है विद किड्स। लेकिन फ़िलीपीन के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगा।
तो फ़िलिपीन को मैं ऐसी जगह ही कहूँगा जहाँ पे लोग जो दुनिया घूम रहे हों, जो एक्सप्लोर करना चाहते हों, जो अपनी चेक लिस्ट कम्प्लीट कर रहे हों, जो अपने नए कंट्रीज़ घूमना चाह रहे हों, उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि फ़िलिपीन ठीक है। जैसा कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे अपने एटलीस्ट 100 कंट्रीज़ तो कंप्लीट करनी है इस ग्रीन पासपोर्ट के साथ। अल्लाह करे हम भी इस काबिल हो जाएं कि हम अपना एक नया पासपोर्ट ख़रीद सकें जस्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। और जब तक ग्रीन पासपोर्ट ही है मेरे पास तब तक ओब्वियसली पूरे 200 मुल्क करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको ये बता रहा था कि फ़िलिपीन एक्चुअल में वही लोग यहाँ पर आएँ जो ज़्यादातर या यंग कपल्स हैं, हनीमूनर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं और बैकपैकर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। बैकपैकर्स के लिए बहुत अच्छे यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, रिलेटिवली थोड़े से कॉस्टली हैं एज़ कम्पेयर टू द वियतनाम और दूसरे थाईलैंड, लेकिन इक्वलेंट टू मलेशिया आप समझ लो कि इधर भी आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 US डॉलर्स का एक हॉस्टल पर नाइट मिलता है, जो कि अगर आप वियतनाम के अंदर जाते हो तो आपको वहाँ पे $3 to $4 इवन $5 पर नाइट के ऊपर मिल जाता है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। वियतनाम जैसा तो यार कोई मुल्क ही नहीं है, वो तो ओबियसली आप सबको पता कि मेरा अभी तक टॉप रैंकिंग के अंदर सबसे पहले मैं वियतनाम को लेकर आता हूँ। ओके जी, सो द फाइनल सेक्शन इज़ जो कि मैंने आपको एक्सपेंसेस अपने शेयर करने होते हैं अपने पूरे टूर के। अपने इस टूर का अगर मैं ब्रेकअप करूं तो नंबर 1 के ऊपर जो मेरा सबसे बड़ा एक्सपेंस आता है वो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस आता है। इस ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस के अंदर मैं शामिल करता हूं अपनी एयर टिकट्स, अपने वीज़ास, जो मैं ग्रैब टैक्सीज़ या अपनी बाइक टैक्सीज़ यूज़ करता हूँ या मेट्रो की बसेज़ वगैरह यूज़ करता हूँ। तो ये 4 से 5 चीज़ें मेरी इन चीज़ों के अंदर सारी शामिल होती हैं और यही सबसे बड़ा आपका चंक होता है। और फिर विद इन द फ़िलीपींस मैंने जो उनकी बाइक टैक्सी यूज़ की, उनकी बसेज़ यूज़ की या उनकी आई डोंट थिंक सो मैंने उनकी कोई मेट्रो ट्रेन यूज़ किया या नहीं की, लेकिन फिर मैंने उनकी फेरीज़ भी एक दफ़ा यूज़ की थी वो भी। तो ये सारी कॉस्ट मिलाने के बाद जो मेरी फ़िलिपिनो करेंसी के अंदर अमाउंट बनती है दैट इज़ 79,203 pesos, which is equivalent to Pakistan rupees 3,96,017 rupees। तो ये सबसे बड़ा चंक है पूरे ट्रिप का। सेकंड नंबर पे आ जाता है मेरा फूड। जैसे आपको पता है जब कोई हलाल कंट्री नहीं होता तो आपके पास फूड की ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी वजह से आपको इधर उधर से ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो नॉर्मली मेरा फूड जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरा ज़्यादातर राइस, एग या पिज़्ज़ा हुआ करता था। पिज़्ज़ा या आइसक्रीम्स या कॉफ़ीज़ वगैरह मैं फिर इसी से ही गुजारा किया करता था। तो मेरा फ़िलिपीनी पैसों के अंदर फूड के ऊपर लगा है ऑलमोस्ट 2,841 pesos, which is equivalent to Pakistani rupees 14,203 rupees, which is very less। मुझे लगता है कि बहुत कम है वैसे, लेकिन ये ज़्यादा लग सकता था अगर मेरे पास थोड़ी सी गुंजाइश ज़्यादा होती। फॉर एग्जांपल जैसा मलेशिया में हूँ मैं, और मलेशिया में मैंने 5-6 दिन गुजारे थे, तो यहाँ पे जब आपको खुला हलाल फूड निकलता है तो जो भी चीज़ आपको नज़र आती है आप कहते चले जाते हैं, ये भी खा लेते हैं, बर्गर किंग भी खा लेते हैं, KFC भी खा लेते हैं, मैकडॉनल्ड भी खा लेते हैं, और चलते फिरते इनकी जो भी चीज़ होती है आप कहते हो यार ठीक है फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस जो भी मिल रही है चीज़ को खा लेते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ से जब आप ऐसे मुल्क में जाते हो तो आपका फूड का एक्सपेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद आ जाता है मेरे हॉस्टल्स। तो हॉस्टल्स के ऊपर जो मेरा खर्चा आया है वो आया है मेरा 5,577 pesos, तकरीबन 5,500 pesos, विच इज़ इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज़ ऑलमोस्ट 27,885, 27,885 PKR मेरा लगा है हॉस्टल्स में। मैं इतना आपको बता दूं कि मेरे हॉस्टल जो होते थे नॉर्मली $10 से $15 पर नाइट के अंदर होते थे। इसके बाद आ जाती है मेरी एक्सकर्जन्स होती हैं कि जब भी किसी ऐसी जगह पे आप शहर को एक्सप्लोर करने जाते हैं तो वहाँ पे उनकी कोई एंट्रेंस टिकट होती हैं, कोई फोर्ट्स होते हैं, म्यूज़ियम्स होते हैं या कोई पार्क्स वगैरह होते हैं, उनकी जो एंट्रेंस टिकट्स वगैरह होती हैं उसको अगर मैं देखूँ तो मेरे लगे हैं 2,510 pesos, विच इज़ पाकिस्तानी 12,550 रुपीज़। ये मेरा पूरा टूर है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर आप टोटल देखते हैं तो मेरा जो एक्सपेंस बनता है दैट इज़ 90,131 pesos, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर बन जाता है 4,50,655 रुपीज़। 4,50,000 रुपये का ऑलमोस्ट मेरा एक्सपेंस आया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने अपने जो मलेशिया के अंदर 4-5 दिन अपने कज़न्स के साथ गुजारे थे वो मैंने इसमें नहीं डाले, सिर्फ मैंने मलेशिया का वीज़ा वगैरह इसमें डाला है क्योंकि वो मेरी ज़रूरत थी फ़िलिपीन जाने के लिए, और जो टिकट्स वगैरह भी थे। तो उसका मेरा ऑलमोस्ट 5 दिन का शायद मेरा 65,000 ऑलमोस्ट, कोई $220 ऑलमोस्ट मेरा उसका कॉस्ट आई थी। वो मैंने अलहदा से उसको नहीं शामिल किया। तो अ लिटिल एक्सपेंसिव आई नो,
फ़िलीपीन क्योंकि बहुत दूर है, इसकी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है मुझे बाकी कंट्रीज़ के निस्बत। लेकिन आपको पता है फिर जब आपने इतना महंगा शौक पाला हो दुनिया घूमने का और दुनिया के मुल्क जिन जिन कोने में आपने वहाँ पे जाना ही है। यहाँ पे हम फाइनली अपनी फ़िलीपीन की सीरीज़ को करते हैं ख़त्म। ये सारी की सारी आपके साथ डिटेल मैंने शेयर की थी। ये एक छोटी सीरीज़ थी और मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले में दिनों में मैं आपके साथ छोटी छोटी सीरीज़ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर पर्सनल काम कर रहा हूँ इस वक्त, अपने बिजनेसेस को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ें देख रहा हूँ। हो सकता है आने वाले दिनों में आपके साथ मैं शेयर भी करूँ। आगे इंशाल्लाह जितने भी कंट्रीज़ मैं कर रहा हूँ उनको भी मैं थोड़ा सा छोटा ही रख रहा हूँ बिकॉज मेरा पीछे से काम थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी से एक ट्रिप भी करूँगा, आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा और फिर वापस आके अपने काम को रिज्यूम करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और बीइंग अ ट्रैवलर को देखते रहिए, दुआ में याद रखिए और चैनल को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। सी या।